बिल्कुल, आपने बिल्कुल जो 2 फैक्टर्स पॉइंट आउट किए जो ओवर द वीकेंड एक पाकिस्तान की इकोनॉमी को दोनों ने ही बूस्ट किया है। बजट भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत अच्छा पेश किया है, और मैं तो बल्कि इसको कहूँगा ये एक ट्रांजिशन फ्रॉम स्टेबिलिटी बजट टू ग्रोथ बजट है। इसमें सैलरीड क्लास को भी जो है रिलीफ दिया गया है। जो कंप्लायंट बिजनेसेस हैं, जो पिछले सालों में जिन पे बहुत ज़्यादा टैक्स का बर्डन पड़ गया था, उनको भी रिलीफ दिया गया है। कुछ अच्छी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड स्कीम्स, जैसे स्टेट बैंक ने अपना घर स्कीम, जिसमें एक आम इंसान जो है 1 करोड़ का कर्जा 10 साल के लिए 5% पे ले सकता है। इस तरह की काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स। ई मोटरसाइकिल्स, जो ईवी बाइक्स होती हैं, उस पे जो है टैक्स की शरह जो है वो कम रखी है। ईवी गाड़ियों पे भी टैक्स की शरह कम रखी है, और भी बहुत अच्छी पॉलिसीज़ जो है वो अनाउंस की हैं। एक्सपोर्टर्स पे सुपर टैक्स जो है बिल्कुल ख़त्म करने का जो है एक तरह से वादा किया है। और फिर उसके साथ संडे की रात और मंडे मॉर्निंग में जो डेवलपमेंट हुई रिलेटेड टू ईरान और यूएसए, वो भी पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी, क्योंकि एकदम से आपने देखा उसमें आलमी मंडियों में ऑयल की प्राइस जो है वो एकदम से क्रैश कर गई। और हम लोग जो हैं एक ऑयल डिपेंडेंट कंट्री हैं, तो इससे इन्फ्लेशन अगले साल की जो एक्सपेक्ट की जा रही थी उसमें भी बेहतरी आई। और शायद इसी का रिजल्ट था कि स्टेट बैंक ने भी अपना इंटरेस्ट रेट जो है उसको राइट। मेंटेन किया। कुछ एक दो इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ जो कल स्टेट बैंक ने शेयर की। हम्म। उन्होंने कहा कि क्योंकि पिछले कुछ महीनों में ऑयल महंगा रहा था, तो 1 से 2 महीने के लिए जो है हमारी इन्फ्लेशन जो आएगी अगले महीनों में वो डबल डिजिट में आएगी, लेकिन उसके बाद ये फिर से सिंगल डिजिट में आने लग जाएगी। और पूरी आउटलुक को देखते हुए, सारी चीज़ों को देखते हुए, उन्होंने ये भी बताया था पिछली मीटिंग में कि हमने प्रिकॉशनरी बेसिस पे, कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत लंबी चलती है और ऑयल बहुत देर तक ज़्यादा महंगा रहता है, इस वजह से हमने अपना इंटरेस्ट रेट जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया था। और इस दफ़ा हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगले 1-2 महीने हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे, और फिर उसके हिसाब से आगे मॉनेटरी पॉलिसी जो है फिर डिसाइड करेगी। राइट। तो अब्दुल रहमान, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फ्लक्चुएशन तो मौजूद है, अभी भी मुआहदा तो हो चुका है, उसकी वजह से अच्छी न्यूज़ है। लेकिन जो डिज़ाइन है हमारे बजट का और जिस तरीके से हम इसको आगे लेकर चल रहे हैं, इस्तेहकाम मौजूद है लेकिन तरक्की होती हुई अभी भी नज़र नहीं आ रही है। बिल्कुल, हमारा अगर ग्रोथ रेट देखें तो पिछले सालों में थोड़ा सा कम रहा है, लेकिन कल इस पे भी स्टेट बैंक ने जो है काफ़ी अच्छी एक न्यूज़ शेयर की कि अभी जो साल ख़त्म हो रहा है उसमें इकोनॉमिक सर्वे में आया था कि 3.7% की ग्रोथ जो है मोस्ट लाइकली होगी। लेकिन स्टेट बैंक के जो एस्टिमेट्स होते हैं वो पाकिस्तान, इवन आईएमएफ से भी ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स को देख रहे होते हैं। तो कल उन्होंने कहा था मोस्ट प्रॉब्ली ये जब ईयर क्लोज होगा तो ये 4% के करीब रहने के ज़्यादा चांसेस हैं। और अगेन ये शो करता है कि ये जो पिछले आखिरी 4 महीने थे इस माली साल के, उसमें जो जंग का इम्पैक्ट था उसको पाकिस्तान ने अच्छे तरीके से जो है एक तरह से टैकल कर लिया। हमारी फॉरेन रिलेशंस की वजह से, या जो हम डिप्लोमेटिक एक पूरा प्ले कर रहे हैं अपना रोल, उसकी वजह से हमारे एलएनजी कार्गोज जो हैं वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आ रहे थे। और आपने जैसे मुआहदे की बात की, तो एक चीज़ तो देखें क्लियर है कि दोनों साइड्स जो है मजीद जंग नहीं चाहती। लेकिन अगेन दोनों चाहते हैं कि उनके हिसाब से कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मुआहदे का पार्ट हों। ऑब्वियसली एक जंग जब ख़त्म होती है तो दोनों जो साइड्स होती हैं उन्होंने अपनी लोकल पॉपुलेशन जो है उसको ये बताना होता है कि हम लोग ये जंग जीते हैं। तो इस वजह से डिलेज आ सकते हैं, हो सकता है कोई बीच में एक्टिविटी भी हो, लेकिन जो हमने मुश्किल टाइम एक तरह से जंग से रिलेटेड देखना था वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आपने देखा होगा इवन दो पिछले 1 महीने से मुआहदे में बहुत ज़्यादा बैक एंड फोर्थ हो रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा मुल्क हैं जिसमें चाइना, जिसमें पाकिस्तान और भी बहुत सारे मुल्क हैं जिनके कार्गोज जो है ईरान अलाउ करा था स्ट्रेट ऑफ हर्मुज से जाने के लिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ही ये कि स्ट्रेट ऑफ हर्मुज जो है वो अगर बंद होता है तो एकदम से ऑयल प्राइसेस जो है वो बढ़ जाती हैं, और उससे पाकिस्तान को फिर इम्पैक्ट होता है, क्योंकि हम डायरेक्टली तो इन्वॉल्व है नहीं इस वॉर में, तो हमें ज़्यादा ऑयल प्राइसेस से ही इम्पैक्ट होता है। राइट। अच्छा अब्दुल रहमान, जिस तरीके से अभी हम बात कर रहे हैं कि असर तो हर तरफ हुआ है, ख़्वा वो ये जो अमन डील है उसका है, और वो उसके पीछे भी हम अगर देखें तो पाकिस्तान की ही कोशिशें हैं, और दुनिया जो है वो ये किरदार अदा करने पर पाकिस्तान की शुक्रगुजार है, क्योंकि इसी से ही वो जो तेल की कीमतें हैं वो स्टेबलाइज हो पाई हैं, और जो महंगाई है वो किसी हद तक कंट्रोल में आएगी डेफिनेटली आगे चलकर। इस सिचुएशन में जो पाकिस्तान की करंट इकॉनमी की सिचुएशन है, इसमें ख़ुसूसी तौर पर जो चीनी सरमाया कार हैं वो पाकिस्तान की मईशत और जो कैपिटल मार्केट्स हैं उसके फ्यूचर पर बड़ा मुस्बत इजहार कर रहे हैं, तमाद का इजहार कर रहे हैं। ये भी एक अच्छी डेवलपमेंट है।
जी बिल्कुल, कल मैं बल्कि सुन रहा था हमारे जो इंडस्ट्री के मिनिस्टर हैं हारून अख्तर खान साहब, तो वो काफ़ी इस पे बुलिश नज़र आ रहे थे, क्योंकि वो ज़्यादा जो है इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, टूर्स पे जा रहे होते हैं, कॉन्फ्रेंसेज में जो है सारा देख रहे होते हैं कि फ्यूचर में कौन से एमओयू साइन हुए हैं, उसमें क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट आने के चांसेस क्या हैं। तो उसमें वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश थे कि चाइना से और मेजर इन्वेस्टमेंट्स, ये जो बैटरी टेक्नोलॉजी जिससे आप सोलर से बिजली तो बना लेते हैं लेकिन उसको स्टोर करना, रात में इस्तेमाल करना, और उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बाइक्स में जो बैटरी सारी इस्तेमाल होती हैं, उससे रिलेटेड वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो बुलिश नज़र आ रहे थे कि इधर जो है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट होगी। इसके साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए एक हमें अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना होगा। ऑब्वियसली कोई इन्वेस्टमेंट करता है वो अगले 5 साल 10 साल का सोचता है, 1 साल का नहीं सोच रहा होता। ठीक है, फिर हमें उसके साथ ये भी देखना होता है कि टैक्स रेट पाकिस्तान में आगे जाने वाली बेसिस पे कहाँ नज़र आ रहा है। तो उसमें ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं बजट में, कि आपने ये शो किया है कि हमारे लिए स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और हम सस्टेनेबल ग्रोथ और एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की तरफ ही जाएंगे। बल्कि मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ शेयर करता हूँ कि अब पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स को ग्रो करने के लिए जो 3 मेजर मसाइल थे, एक था महंगी बिजली, एक था इंटरेस्ट रेट और एक था टैक्स रेट, तीनों पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 2 सालों में। बिजली जो थी हमारी इंडस्ट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा महंगी होती थी, ऑलमोस्ट इसमें 7-8 रुपए पर यूनिट का जो है फ़र्क आ गया है पिछले 2-3 सालों में। उसके बाद जो हमारे इंटरेस्ट रेट थे जो 22% पे चले गए थे, आज एक्सपोर्टर्स को यही इंटरेस्ट रेट जो है 4.5% पे मिल रहा है। और इससे रिलेटेड जो सब्सिडी बनती है उसकी अमाउंट जो है वो भी बजट में रखी गई है। और टैक्स रेट का जैसे मैंने बताया 39% से जब एक्सपोर्टर्स पे सुपर टैक्स खत्म होगा तो वो 29% पे आ जाएगा। तो तीनों सिनेरियोज में जो है अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, और लोग बहुत ज़्यादा ये भी सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा जो है रिलैक्सेशंस दे दी हैं, ये फंड कहाँ से होंगी। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट हुआ है बिटवीन द प्रोविंसेस एंड फेडरल गवर्नमेंट। हम लोग सब जैसे एनएफसी की बात करते रहते हैं कि बहुत ज़्यादा शेयर जो है वो सूबों के पास चला जाता है, फेडरल जो है पहले दिन पे ही बैंकरप्ट हो जाता है, उसके पास बजट में कुछ नहीं होता। तो बजट से थोड़े दिन पहले एक अग्रीमेंट हुआ है कि इस साल जैसे हम साल खत्म करेंगे तो एफपीआर तकरीबन 13 ट्रिलियन का टैक्स जो है वो कलेक्ट करेगा, और अगले साल का टारगेट तकरीबन 15 है। तो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बीच में ये अग्री हुआ है कि 13.3 ट्रिलियन से ऊपर की जो कलेक्शन होगी उस पे सूबों के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। तो एक तरह से हमने जो अगले साल में 1.5 से 2,000 अरब एक्स्ट्रा जो टैक्स कलेक्ट करना था, उसमें से ऑलमोस्ट 800 से 1200 अरब रुपए सूबों पे चले जाने थे, लेकिन अब वो शेयर नहीं करने होंगे। तो इस वजह से फेडरल गवर्नमेंट का बजट जो है वो जो सारी उन्होंने रिलैक्सेशंस दी हैं, टैक्सेस कम किए हैं, उसकी जो फंडिंग है वो यहाँ से हुई है। तो एक तरह से हमने एनएफसी को अगले 1 साल के लिए अच्छे तरीके से रिवाइज किया। बिल्कुल ठीक। अच्छा अब्दुल रहमान, आपने बताया महंगी बिजली, इंटरेस्ट रेट, टैक्स रेट, इसकी वजह से बहुत सारी तब्दीलियां मुमकिन हो पा रही हैं, वो भी अगर आप अमल दरामद करेंगे तो। लेकिन जो हमारा कर्जा है उसको लौटाने के लिए 45% तो हम वैसे ही झोंक देते हैं उसमें, फिर उसके बाद हमारे पास दीगर सेक्टर्स हैं जहां पर हमने खर्च करना होता है। आप कितना मार्जिन देख रहे हैं कि हमारे पास है इस पर अमल दरामद करने के लिए? अगर हमारे पास सस्ती बिजली हो, इंटरेस्ट रेट कम हो या टैक्स रेट कम हो, तो कितना मार्जिन हमारे पास बचता है कि हमने किसी इंडस्ट्री को ग्रोथ देनी हो? अली, जैसा आपने पॉइंट आउट किया ना कि अभी हमारा जो टैक्स कलेक्ट होता है उसमें से बहुत ज़्यादा बड़ा हिस्सा जो है वो कर्ज़ों पे चला जाता है। और उसकी मैं आपको वजह बताऊं, हमारे अगर जीडीपी के मुकाबले में जो टोटल कर्जा देखें ना वो बहुत ज़्यादा नहीं है। वो पहले 80% पे होता था 3 साल पहले, और अब वो तकरीबन 65% पे आ गया है। यानी कि इकॉनमी हमारी तकरीबन जैसे 450 अरब डॉलर की है, तो ये कर्जा तकरीबन 300 अरब डॉलर का है अगर हम टोटल सारा मिला लें। और ये आप किसी भी ग्लोबल इवन ग्रोइंग इकोनॉमी, फ्रंटियर इकोनॉमी से भी कंपेयर कर लें तो ये एक बड़ी रीजनेबल फिगर होती है। पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में भी 60% जो है आपको वो गाइडेंस देते हैं कि इस पे आपने अपने कर्जे को कंट्रोल में रखना है। लेकिन हमारा प्रॉब्लम यह है, हमारा इंटरेस्ट रेट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आसपास के मुल्क देखें तो जो सूद देना होता है हर साल उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन चैलेंज ये होता है कि अगर हम इंटरेस्ट रेट तेज़ी से नीचे करेंगे तो फिर जो है लोग इंपोर्ट्स करनी स्टार्ट कर देते हैं, और उससे फिर आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ जाता है। तो अगर आपने अपने इंटरेस्ट रेट को 11.5% से लेट से 6%, 7% पे लेके आना है, तो उससे पहले आपको ना अपने एक्सपोर्ट्स को 10-20 अरब डॉलर से बढ़ाना होगा, ताकि फिर जो इंपोर्ट एक्स्ट्रा आए वो उससे बैलेंस रहे और आपकी करेंसी पे कोई प्रेशर ना आए और एक अगेन बस साइकिल में हम ना आ जाएं। तो इस वजह से हमें जब ग्रोथ करनी है ना तो हमें एक्सपोर्टर्स को पहले फ़ायदा देना है। इसी वजह से देखें आप, उनको इंटरेस्ट रेट 4.5% पे भी मिल रहा है, बिजली भी
जो है पहले से मुकाबले में सस्ती हो गई है, टैक्स रेट भी पहले उनका ज़्यादा कम किया गया है। तो पहले हमें अपने एक्सपोर्ट्स, जिसके अंदर आईटी सेक्टर भी है, आईटी सेक्टर पे भी बल्कि बहुत कम जो इनकम टैक्स रेट रखा हुआ था गवर्नमेंट ने, वो भी बजट में 3 साल के लिए मजीद एक्सटेंड कर दिया है। तो अगर हमारी अगले 2-3 सालों में टेक्सटाइल से, आईटी से, दूसरे सेक्टर से ज़रा 10-15% की ग्रोथ आएगी, तो फिर हम ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे होंगे, रेमिटेंसेस हमारे ऑलरेडी काफ़ी अच्छे हैं, तो फिर हम लोग अपने इंटरेस्ट रेट को नीचे ला सकते हैं, अपने इंपोर्ट्स को ग्रो कर सकते हैं। अच्छा और अब्दुलरहमान, इसी से रिलेटेड जिस तरीके से अभी हम बात भी कर रहे हैं, अगर एफडीआई की बात करें तो वो कितना ही होगा, 2-4-5%, उसकी भी एक लिमिट है डेफिनेटली। तो जो हमारे अंदर से जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनका भी तो एक मेजर रोल है ना, तो उस पर भी ज़्यादा फोकस करने की डेफिनेटली ज़रूरत है। बिल्कुल, एफडीआई, बल्कि मैं आपको इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ कि एक होता है एफडीआई जो कि जब आता है जब आपने कॉन्स्टेंटली 4-5 साल के लिए अच्छी स्टेबिलिटी और अच्छी ग्रोथ हाँ। शो करती हो, क्योंकि एफडीआई आती है उसको 3-4 साल लगते हैं पूरी अपनी फैक्ट्री सेटअप करने में, फिर उसका काम शुरू होता है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो कॉशियस होते हैं और वहीं जगहों पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट जाती है जहाँ का लॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड हो स्टेबिलिटी का और ग्रोथ का। इसके साथ साथ आप ये भी देखें, एक नई इंडस्ट्री अगर लगेगी, उसको पहले लैंड भी खरीदनी होगी, तो उसको 2-3 साल सेटअप में लगते हैं। इससे पहले न्यू इंडस्ट्री लगने से पहले जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, जिनके पास ऑलरेडी कस्टमर्स होते हैं, लेट्स से अगर एक्सपोर्ट की बात कर लें तो उनके पास ऑलरेडी बाहर कस्टमर्स हैं, तो वो अपनी इंडस्ट्री को एक्सपेंशन करते हैं। तो एफडीआई लाने के लिए पहले आपको लोकल इन्वेस्टमेंट लानी होगी, और न्यू इंडस्ट्रीज जिसको ग्रीन फील्ड कहते हैं, वो उसमें इन्वेस्टमेंट लाने के लिए आपको जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं उसमें एक्सपेंशंस पहले नजर आएंगे। तो हमें हमेशा पहले देखना चाहिए कि लोकल इन्वेस्टमेंट अब बेहतर हो रही है कि ठीक नहीं, है। और जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं वो एक्सपेंशन कर रही हैं कि नहीं, फिर उसके बाद एफडीआई भी आएगी, और फिर उसके बाद जो है नई इंडस्ट्रीज भी लगेंगी। राइट। अब्दुल-रहमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तजिया पेश किया मईशत पर बात हो रही थी। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।